अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ इन्फ्लेशन। आज हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं और इसको किस तरह से मेजर किया जा सकता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। तो जहाँ तक इन्फ्लेशन की डेफिनेशन का ताल्लुक है, इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन जो इकॉनमी की ऐसी सिचुएशन है जिसमें गुड्स और सर्विसेज का जनरल प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ मनी जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाती है। क्या होता है कि जब भी जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज़ करता है, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है, जिसकी वजह से लोग करेंसी से बहुत सारी करेंसी से जो है चंद गुड्स और सर्विसेज जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि मनी की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है। तो इन्फ्लेशन जो है एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इकॉनमी में जनरल प्राइस लेवल जो है परसिस्टेंटली जो है वो इंक्रीज़ करता चला जाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इन्फ्लेशन को मेजर करने का जो सबसे चीफ मेजर है इन्फ्लेशन का, प्राइस इन्फ्लेशन को मेजर करने का, इट इज़ द इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट क्या है? इट एक्सप्रेसेस द परसेंटेज चेंज इन अ जनरल प्राइस इंडेक्स। ये जनरल प्राइस इंडेक्स में होने वाले परसेंटेज को, जो कि ओवर टाइम पीरियड जो है वो नज़र आती हैं, उनको एक्सप्लेन करता है। इन्फ्लेशन रेट को मेजर करने का फॉर्मूला जो है वो कुछ ये है: रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज इक्वल टू PT-1 डिवाइडेड बाय PT-1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये PT के PT जो है इट इज़ द करंट प्राइस लेवल, PT-1 जो है इट इज़ द प्रीवियस ईयर प्राइस लेवल के। अगर आप करंट प्राइस लेवल में से प्रीवियस ईयर की प्राइसेस को माइनस करके उसको प्रीवियस ईयर की प्राइसेस से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो आपके पास एवरेज प्राइस लेवल जो है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है, उसके परसेंटेज जो है वो आपके पास आ जाएगी। इन्फ्लेशन के बारे में मुख्तलिफ व्यूज़ हैं। कीन्स का व्यू कुछ और है, मॉनेटरिस्ट का व्यू कुछ और है। मॉनेटरिस्ट जो थे ये मिल्टन फ्रीडमैन का स्कूल ऑफ थॉट है। मॉनेटरिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है इट इज़ ऑलवेज अ मॉनेटरी फिनोमिना, कि ये हमेशा मनी की वजह से क्रिएट होता है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है आपने पढ़ी भी होगी, क्या कहती है? वो ये कहते हैं कि मनी की अमाउंट में होने वाली कोई भी चेंजेस जो है वो इकॉनमी में प्राइस लेवल में बहुत बड़ी चेंजेस जो है वो क्रिएट करती हैं, जिसको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का नाम दिया गया है। इसको फिशर इक्वेशन के ज़रिए जो है वो एक्सप्लेन भी किया गया है। फिशर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज क्या है? MV इज इक्वल टू PT। MV जो है इट इज़ द सप्लाई ऑफ मनी, PT इज़ द डिमांड फॉर मनी। M जहाँ पर जो है टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, V इज़ द वेलोसिटी और सर्कुलेशन ऑफ मनी। P जो है यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है और T जो है यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि रियल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज है, इसको हम मैनिपुलेट करें, जो हमारी MV इज इक्वल टू PT है, अगर हम इसको P के लिए सॉल्व करें तो ये बनती है P इज इक्वल टू MV ओवर T। अगर इसमें V और T जो है वो कांस्टेंट हो तो प्राइसेस जो है दे आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द मनी। देयर इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइसेस एंड मनी सप्लाई, कि अगर हम मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो प्राइसेस क्या हो जाती हैं? वो भी डबल हो जाती हैं। इसी वजह से मॉनेटरिस्ट कहते हैं कि इन्फ्लेशन और राइज ऑफ प्राइस जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ द मनी, मॉनेटरी फिनोमिना है। कीन्स का व्यू जो है वो कुछ इस तरह से है। कीन्स कहता है कि इन्फ्लेशन उस वक्त क्रिएट होता है जब इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद जो है चीज़ों की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर दे। जब प्राइस लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद इंक्रीज़ करता है तो वो इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट में जो है वो इजाफा नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इकॉनमी की वो स्टेट होती है जिसमें इकॉनमी में मौजूद तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो पूरी तरह से फुली एम्प्लॉयड होते हैं। कोई रिसोर्स जो है वो अनयूज जो है वो नहीं रहता। कीन्स यही कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद जब प्राइसेस इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी वजह से जो है वो इकॉनमी में इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ होता है। मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट ने इन्फ्लेशन को मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो डिफ़ाइन किया है। क्राउथर कहते हैं कि इन्फ्लेशन इज़ द स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज़ फॉलिंग एंड द प्राइसेस आर राइजिंग। जब मनी की वैल्यू कम हो जाए और प्राइस लेवल इंक्रीज़ कर जाए तो इसको हम इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। तो मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट ने इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो एक्सप्लेन किया है। अब हम देख लेते हैं कॉजेज़, कि इन्फ्लेशन की कॉजेज़ क्या हैं। बेसिकली इसकी जो प्राइमरी कॉज है, दो प्राइमरी कॉजेज़ है। एक पहली कॉज ये है कि अगर इकॉनमी में किसी कमोडिटी की डिमांड जो है उसकी सप्लाई से इंक्रीज़ कर जाती है, तो आपको पता है कि एक्सेस डिमांड हमेशा प्राइसेस को पुशअप करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, और इस तरह की इंक्रीज़ को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन का
नाम देते हैं। दूसरी जो काज है इन्फ्लेशन की वो है फैक्टर प्राइसेस में होने वाला इजाफा। जब फैक्टर प्राइसेस इंक्रीज़ करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। आपको पता है चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। जब फैक्टर्स की कीमतों में इजाफा होगा तो लाजमी बात है उनकी मदद से जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही होती हैं उनकी कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब फर्म्स को, प्रोड्यूसर्स को महंगे इनपुट्स या महंगे फैक्टर्स मिलेंगे तो वो अपनी प्रोड्यूस्ड गुड की प्राइसेस जो है उनमें भी इजाफा कर देंगे, जिसकी वजह से प्राइसेस में इजाफा होगा और इस तरह के प्राइस इजाफे को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। इनको अब हम इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स जो हैं यही जिनको भी हमने डिस्कस किया था, जो प्राइमरी फैक्टर्स भी कहलाते हैं, प्राइमरी कॉजेज भी कहलाते हैं। क्या है डिमांड पुल इन्फ्लेशन? व्हेन इन एन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई। जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से इंक्रीज़ कर जाती है तो उसकी वजह से इकोनॉमी में प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज़ करता चला जाता है और ये हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होता है। इसका ग्राफ अगर हम बना के देखें, ये हमारे पास डिमांड का ग्राफ है और ये हमारे पास सप्लाई का ग्राफ है। आपको पता है कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ होगा कि प्राइसेस और आउटपुट की डिटर्मिनेशन हमेशा डिमांड और सप्लाई की क्वालिटी से होती है। यहाँ पर ये हमारा डिमांड का और ये हमारा सप्लाई का ई पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे के बराबर है। इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग प्राइस लेवल पी है और क्वांटिटी या आउटपुट जो है वो हमारे पास इकोनॉमी में क्यू है। अगर इकोनॉमी में डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है तो हमारा डिमांड कब जो है डी से D1 पे शिफ्ट कर जाता है। डिमांड शिफ्ट होने की वजह से हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो ई से E1 पे कन्वर्ट हो गया। आप देखें कि सप्लाई डिमांड जो है वो सप्लाई से इंक्रीज़ कर गई, जिसकी वजह से हमारी प्राइस जो है वो P से इंक्रीज़ होकर कहाँ पे पहुँच गई है, P1 पे पहुँच गया और क्वांटिटी आउटपुट जो है वो हमारी Q1 से Q1 हो गई है। अब ये जो प्राइस में इजाफा हुआ है दिस इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में इजाफे की वजह से प्राइस में जो इजाफा होता है इसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। दूसरी जो फॉर्म है इन्फ्लेशन की, इट इज़ द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये हमेशा सप्लाई साइड को रिप्रेजेंट करते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो सप्लाई साइड की वजह से भी आ सकता है कि एग्रीगेट डिमांड चेंज ना हो लेकिन एग्रीगेट सप्लाई जो है मुख्तलिफ फैक्टर्स एक्सोजेनस कॉजेज़ की वजह से, फैक्टर्स की वजह से एग्रीगेट सप्लाई जो है वो पहले से कम हो जाए तो उससे भी प्राइस लेवल में इजाफा होता है। इस तरह के इजाफे को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। आप देखें ये हमारा डिमांड कर्व है और ये हमारा इनिशियल सप्लाई कर्व है। ये हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम है ई, इसके अकॉर्डिंग हमारी आउटपुट है क्यू और हमारी प्राइस है पी। क्या है कि सप्लाई शॉक की वजह से आप देखें कि जब हमारी सप्लाई कम होती है मुख्तलिफ एक्सोजेनस फैक्टर्स की वजह से तो आप देखें हमारी सप्लाई का राइटवर्ड लेफ्टवर्ड अपवर्ड साइड पर शिफ्ट कर गया। सप्लाई जो है एस से S1 में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है ई से E1 में कन्वर्ट हो गया। स्टूडेंट्स इस इन्फ्लेशन का सबसे बड़ी जो कह लें कि ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें ना सिर्फ प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं बल्कि इसमें आउटपुट जो है वो पहले से कम हो जाती है। आप देखें कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है ई से E1 में शिफ्ट हुआ है। यहाँ से हमारी प्राइसेस जो है पी से बढ़कर P1 हो गए हैं, जबकि हमारी आउटपुट जो है वो क्यू से कम होकर कहाँ पे पहुँच गई है, Q1 पे पहुँच गई है। तो ये जो फिनोमिना है ये है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में हमारा प्राइस लेवल भी इंक्रीज़ करता है, हमारी आउटपुट जो है वो भी कम हो जाती है, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। इन्फ्लेशन की और भी बहुत सी फॉर्म्स हैं जिसमें जो है ओपन इन्फ्लेशन आ जाता है। ओपन इन्फ्लेशन वो होता है जिसको आप खुली आंखों से प्राइस लेवल में होने वाला इजाफा जो है वो आपको नज़र आता है कि जब कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो है एनुअल रेट जो है इंक्रीज़ करता चला जाता है, जिसको हम ओपन इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर आ जाता है गैल्पिंग इन्फ्लेशन। गैल्पिंग इन्फ्लेशन होता है वेरी रैपिड इन्फ्लेशन के। अगर इन्फ्लेशन जो है वो 10% इंक्रीज़ करता है तो इकॉनमी जो है अनस्टेबल हो जाती है और गवर्नमेंट लीडर्स जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो खो देते हैं। और जो इन्फ्लेशन की फॉर्म्स हैं दे आर द रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या होता है, इसमें डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से प्राइस लेवल जो है वो पहले से बढ़ जाता है। दूसरा जो फॉर्म है इन्फ्लेशन की, इट इज़ द हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन में प्राइसेस जो हैं वो बहुत तेज़ी से जो है इंक्रीज़ करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक आर्ली इंक्रीज़, यानी कि हर एक घंटे में प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज़ करता चला जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन के बाद आ जाता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि अगर प्राइसेस जो हैं वो स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज़ करते हैं तो इसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। मॉडरेट इन्फ्लेशन क्या होता है कि अगर प्राइसेस में होने वाला इजाफा ना तो बहुत तेज़ हो ना ही बहुत स्लो हो, तो इस तरह के इन्फ्लेशन को हम मॉडरेट इन्फ्लेशन का नाम देते हैं।
तो ये इन्फ्लेशन की जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स थी जिनको हमने डिस्कस किया। इन्फ्लेशन की कॉजेज़ को हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने अभी आपको इन्फ्लेशन की 2 कॉजेज़ बताई थी। एक हमारी थी प्राइमरी कॉजेज़ हमने डिस्कस की थी। प्राइमरी कॉजेज़ में हमने डिस्कस किया था कि 2 तरह के कॉजेज़ हो सकते हैं कि डिमांड इंक्रीज़ कर जाए या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो पहले से बढ़ जाए, तो उस सूरत में प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लेशन में इजाफे का सबब बनती हैं, जैसे कि इंक्रीज़ इन पब्लिक स्पेंडिंग। अगर गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग अपने अखराजात बढ़ा देती है तो इससे भी इकॉनमी में इन्फ्लेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। फिर हो जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंडिचर्स को अगर टैक्सेस के ज़रिए पूरा नहीं करती तो अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए वो न्यू करेंसी नोट्स जो है वो प्रिंट करती है, जिसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। ये भी इकॉनमी में प्राइस लेवल को इंक्रीज़ करने का बाइस बनता है। नेक्स्ट जो कॉज हो सकती है वो है इंक्रीज्ड वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन के। अगर इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी हो रही है, कि बूम पीरियड में क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा मनी को बहुत फास्टर रेट पर जो है वो स्पेंड करते हैं और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से प्राइस लेवल जो है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन में होने वाला इजाफा जो है वो भी प्राइसेस में इजाफे का बायस बनता है कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो आबादी की ज़रूरियात बढ़ती हैं, डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड के बढ़ने की वजह से प्राइसेस में भी इजाफा हो जाता है। होर्डिंग्स जो हैं दे आर ऑल्सो द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन के। एक्सेस डिमांड इज समटाइम आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय होर्डर्स। दे स्टॉक पाइल्स कमोडिटीज़, वो कमोडिटीज़ को छुपा लेते हैं, उनकी होर्डिंग कर लेते हैं, उनकी शॉर्टेज क्रिएट कर देते हैं, मार्केट में रिलीज़ नहीं करते, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हो जाता है। डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन जो है उसमें इजाफा हो जाता है। इसके अलावा बाज़ का जेन्युइन शॉर्टेज हो जाती है कि प्रोडक्शन वाकई कम हो जाती है, किसी वजह से अफेक्ट कर जाती है, शॉर्ट सप्लाई उसकी जो है वो कम हो जाती है, रेन ज़्यादा हो जाए, बारिश ज़्यादा हो जाए, बारिश की कमी जो है ये भी हमारी प्रोडक्शन में कमी का बाइस बनती है। तो ये तो मुख्तलिफ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई डिमांड से कम होती है, तो उससे भी प्राइसेस में इजाफा होता है। एक्सपोर्ट्स, अगर हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटीज़ जो हैं डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड को फ़ॉरनली जो है एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी डोमेस्टिक नीड्स जो हैं वो पूरी नहीं होती। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी इन्फ्लेशन को क्रिएट करने का बायस बनते हैं कि एक्सपोर्ट्स की वजह से डोमेस्टिकली चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है। ट्रेड यूनियंस जो हैं ये भी हमारी इन्फ्लेशन को इंक्रीज़ करने का बायस बनते हैं कि ट्रेड यूनियंस जो हैं वो आपस में साज़बाज़ करके जो है अपनी वेज रेट को इंक्रीज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, प्राइसेस बढ़ जाती हैं। टैक्स रिडक्शन, बाज़ औक़ात गवर्नमेंट जो है वो पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए, अपनी मशहूरी के लिए जो है टैक्सेस को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों के पास बहुत ज़्यादा मनी आ जाती है। जब मनी ज़्यादा होगी तो वो स्पेंडिंग ज़्यादा करेंगे और स्पेंडिंग ज़्यादा होने की वजह से डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड के बढ़ने की वजह से प्राइसेस इजाफा होता है। इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, बाज़ औक़ात गवर्नमेंट जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो इम्पोज कर देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि एक्साइज ड्यूटी है, वैल्यू एडेड टैक्स है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स और सेलर्स जो हैं वो अपनी प्रोड्यूस गुड की प्राइसेस जो है उनमें इजाफा कर देते हैं ताकि उनका प्रॉफिट जो है वो कम ना हो, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा इम्पोर्टेड जो हमारा प्राइस राइज अगर इंटरनेशनल लेवल पर जो है कीमतों में इजाफा हो जाए तो जिसकी वजह से हमारी इम्पोर्ट गुड्स जो हैं वो महंगी हो जाती हैं। आपको पता है कई चीज़ें होती हैं जो हमारी प्रोडक्शन में उनका यूज़ होता है, उनको हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो उनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लोकली भी चीज़ों को जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उनकी कीमतों में इजाफा करना पड़ता है। तो ये बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन जो है वो क्रिएट होता है। इन्फ्लेशन पढ़ा हमने, इन्फ्लेशन की डिफरेंट फॉर्म्स या इसकी डिफरेंट टाइप्स जो है उसको हमने डिस्कस किया है। अब हम देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन के क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। इन्फ्लेशन के 2 तरह के इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, फेवरेबल और इनफेवरेबल। फेवरेबल इम्पैक्ट्स दे सकते हैं कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो हाई प्रॉफिट हो जाता है प्रोड्यूसर्स का, और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स में इजाफा कर देते हैं। प्रोडक्शन में इजाफे का मतलब है इन्वेस्टमेंट में इजाफे का मतलब ये है कि वो न्यू प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से इंसेंटिव्स जो है प्रोड्यूसर्स का वो बढ़ जाता है। हाई इन्वेस्टमेंट की वजह से प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है ना सिर्फ, बल्कि एम्प्लॉयमेंट और इनकम जो है उसमें भी
इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से शेयर होल्डर्स की प्रॉफिटेबिलिटी जो है, हायर इनकम की पॉसिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है कि इन्फ्लेशनरी पीरियड में अगर कंपनीज़ जो हैं वो हाई प्रॉफिट अर्न करते हैं तो वो उसे अपने डिविडेंड्स में जो है शेयर होल्डर्स में जो है वो तकसीम कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी इनकम जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जब इन्फ्लेशन होता है तो इन्फ्लेशन से हमेशा बोरोर्स को जो है बड़ा फ़ायदा होता है। जो उधार लेने वाले होते हैं, लाजमी बात है वो उस वक़्त की उधार कर्जा लेते हैं जब कीमतें कम होती हैं, वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा होती है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है और उस वक़्त उनको मनी को रिटर्न करना जो है उनके लिए जो है फ़ायदेमंद हो जाता है। तो हमेशा इन्फ्लेशन जो है वो बोरोर के लिए गेनफुल होता है और लेंडर के लिए जो है वो लॉसेस का बायस होता है। अनफेवरेबल इम्पैक्ट क्या होते हैं कि हमेशा प्राइसेस में इजाफे की वजह से फ़िक्स्ड इनकम ग्रुप्स जो होते हैं उनकी रियल इनकम जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में जो है इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, प्लानिंग प्रोसेसेस जो है वो अपसेट हो जाते हैं, लाजमी बात है चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जिसकी वजह से गुड्स जो हैं, मटेरियल्स जो हैं, फैक्टर सर्विसेज जो हैं, इनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से प्लानिंग प्रोसेस जो है वो मुतासर होता है। इसके अलावा प्राइसेस में इजाफे की वजह से स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि शेयर्स की, लैंड्स की, जम्स की जो है वो परचेसिंग में इजाफा हो जाता है। लोग मनी को इन हैंड नहीं रखते बल्कि उसके बजाय जो है स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट जो है वो करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा हार्मफुल इम्पैक्ट जो है वो कैपिटल अकोमोलेशन पे होता है कि लोग गुड्स को मनी पर प्रेफर करते हैं कि रियल वैल्यू ऑफ मनी जो है वो इन फ्यूचर कम हो रही होती है, इसकी वजह से वो कैपिटल अकोमोलेशन जो है वो नहीं करते, लैंडर्स को लॉस होता है। इसके अलावा हमारी एक्सपोर्ट इनकम जो है वो मुतासर होते हैं। आपको पता है कि हम जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, डोमेस्टिक प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं तो हमारी गुड्स जो इंटरनेशनल मार्केट में वो भी महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम हो जाती है और हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी पहले से कम होना शुरू हो जाती हैं। इन्फ्लेशन के हमने देखा है पॉजिटिव भी इसके एस्पेक्ट हैं, नेगेटिव भी एस्पेक्ट्स हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए 3 तरह के मेजर्स यूज़ किए जाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और दूसरे मेजर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। मॉनेटरी मेजर्स में क्या होता है कि मॉनेटरी मेजर्स में जो है सेंट्रल बैंक, आपको पता है, मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करता है। मॉनेटरी अथॉरिटीज़ जो है एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी जो है उसको इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहिए, जिसके लिए सेंट्रल बैंक जो है मुख्तलिफ़ किस्म के क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करता है, जिसमें क्रेडिट कंट्रोल है, चेक ऑफ इन्फ्लेशन है। तो इनकी मदद से जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। सेंट्रल बैंक जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट, यानी कि जिसको बैंक रेट कहते हैं, वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक्स को भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत जो है वो सेल आउट करता है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक जो है वो बैंक का हाई मार्जिन कर देता है कि दूसरे लेंडर्स को हाई इंटरेस्ट पर जो है वो लोन दे, कंज्यूमर क्रेडिट की रेगुलाइजेशन करता है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट करता है। ये सारे मॉनेटरी मेजर्स हैं जिनकी मदद से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। दूसरे हो जाते हैं फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है। फिस्कल मेजर्स में जो है गवर्नमेंट मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़ यूज़ करती है, मुख्तलिफ यानी कि अपने एक्सपेंडिचर्स को सबसे पहले जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो है वो कम होंगे तो उससे जो है सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो कम हो जाएगी पब्लिक एक्सपेंडिचर्स के कम होने की वजह से। इसके अलावा टैक्सेस में इजाफा कर दिया जाता है, नए टैक्सेस जो हैं वो लगा दिए जाते हैं ताकि लोग जो है ज़्यादा टैक्स पे करें और उनके पास मनी जो है स्पेंडिंग के लिए वो कम हो जाए। इसके अलावा जो है जो गवर्नमेंट जो है वो लोगों को जो डेट की रीपेमेंट है उसको पोस्टपोन कर देती है। टैरिफ को कम कर दिया जाता है, इंपोर्ट्स पर टैरिफ, इंपोर्ट्स पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको टैरिफ किया जाता है, उसको कम कर दिया जाता है ताकि इंपोर्टर्स जो हैं वो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी ज़रूरी इनपुट्स हैं उनको इंपोर्ट करें, उनको हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में जो है वो यूज़ कर सकें। तो ये वो मेजर्स हैं जिनको यूज़ करके गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के डायरेक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, जैसे कि जिसमें कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। एक्सहॉर्टेशंस है, एक्सहॉर्टेशन में अथॉरिटेटिव परसुएशंस आ जाते हैं, पब्लिसिटी कैंपेन आ जाते हैं, नेशनल सेविंग कैंपेन आ जाता है। लोग ट्रेड यूनियंस को रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो वॉलंटरी अपनी वेजेस में होने वाला इजाफा जो उसको रेजिस्ट करें। कंपनीज़ जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपने डिवाइडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस को, इस तरह से जो है वो
इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। सो ये कुछ एक मेजर्स हैं जिनकी मदद से जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। इन्फ्लेशन को हमने देखा, इन्फ्लेशन की कॉजेज़ देखी, इसके डिफरेंट फॉर्म्स देखी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के मेजर्स देखे। लास्ट जो हमने डिस्कस करना है, देखना है, वो ये है कि इन्फ्लेशन को किस तरह से मेजर किया। जैसे मैंने अभी स्टार्ट में आपको बताया था कि इन्फ्लेशन को ज़्यादातर जो है इन्फ्लेशन रेट से मेजर किया जाता है। इसके अलावा भी दो और वे हैं जिनके ज़रिए इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। एक को हम CPI कहते हैं और दूसरे को हम PPI कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? इट मेजर्स द एवरेज चेंज ओवर टाइम इन द सेलिंग प्राइसेस रिसीव्ड बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो प्रोडक्शन के लिए गुड्स परचेज करते हैं उनमें होने वाली प्राइसेस जो है उनमें उनकी प्राइसेस में होने वाली चेंजेस जो है उनको मेजर करता है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इट मेजर्स द एवरेज चेंज ओवर टाइम इन द प्राइसेस पेड बाय द अर्बन कंज्यूमर्स फॉर अ डिफाइंड मार्केट बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये दो मेजर्स हैं, इनको इन डिटेल हम इंशाल्लाह आइंदा आने वाले सेमेस्टर्स में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द CPI एंड व्हाट इज़ द PPI। स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी।